हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट पर चर्चा की, 12th की फिजिक्स के बारे में चर्चा की। फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो ख़त्म हो गई। अब दूसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे। जनरली बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। देखते हैं तो जनरल कंसेप्ट इलेक्ट्रिक करंट जो आपने पढ़ा, जनरल हिंदी में इसकी बात करें, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की जो दर है वो विद्युत धारा कहलाती है। मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो है इलेक्ट्रिक करंट। मींस जनरली अगर बात करें तो Q ओवर T, 11th के अकॉर्डिंग करें, एवरेज करंट निकालें डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। इंस्टेंट की बात करें dQ ओवर dt। लेकिन बात ये नहीं है कि करंट क्या है, करंट फ्लो होने का रीज़न अपने को यहाँ सर्च करना है। तो उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर चलेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये आपके पास एक कंडक्टर है, वायर के फॉर्म में ही होता है। जब किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट, आपके पास जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। अभी वो रैंडम मोशन की चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। और रैंडम मोशन जो है, इर्रेगुलर मोशन जो है, जैसे ही यहाँ किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको जोड़ते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, पोटेंशियल सोर्स से, विभव स्रोत से जोड़ते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वो जो इर्रेगुलर मोशन, अनियमित गति है, वो नियमित गति में बदल जाती है। उस नियमित गति को बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। रेगुलर मोशन को ड्रिफ्ट मोशन बोलते हैं, आपके पास अपवहन गति बोलते हैं। तो उस अपवहन गति के कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उसके कारण से आपके पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। वो अपन आगे चर्चा करेंगे, डिटेल से देखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे उन चीज़ों को। अब पता है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो Q ओवर T के फॉर्म में ना लिख करके इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो के कारण होता है, क्योंकि करंट हमेशा प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट चलती है। तो अगर स्मॉल t टाइम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल e के इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्विवेलेंट, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, Ne। तो करंट की यहाँ से डेफिनेशन Ne ओवर T हो सकती है, ठीक है। ऐसा यूनिट समझते हैं। Q ओवर T के अकॉर्डिंग कुलाम, टाइम का सेकंड, कुलाम पर सेकंड हो सकता है, उसको एम्पियर बोलेंगे। इसका एक आपके पास MLT के बाद एक नया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी आपके पास A1, मूल राशि है एक विद्युत धारा, A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। CGS यूनिट या ESU यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका स्टेट एम्पियर होता है। जैसे चार्ज में पढ़ा था स्टेट कुलाम, वैसे यहाँ 1 एम्पियर 3 × 10⁹ स्टेट कुलाम के आपके पास स्टेट एम्पियर के इक्विवेलेंट होगा। वैसे आपके पास चर्चा कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में भी जब हम चलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है उसमें AB एम्पियर नाम दिया जाता है इसका। तो एक AB एम्पियर 3 × 10⁻10 स्टेट एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 10 एम्पियर के इक्विवेलेंट आ रहा है, क्योंकि 3 × 10⁹ 1 एम्पियर, 10⁻10 है तो इंटू 10 और होगा, 3 × 10⁹ × 10, तो यहाँ आता है 10 एम्पियर। मतलब एक AB एम्पियर 10 एम्पियर के इक्विवेलेंट है। अब बात जनरल करें कि किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में आपको 1 एम्पियर करंट फ्लो करना है, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए उस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो देखते हैं, जनरली बात कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है Ne ओवर T, यहाँ से n को कन्वर्ट कर सकते हैं I × T ओवर E। I 1 एम्पियर, T 1 सेकेंड, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, आपके पास में चार्ज का 1 क्वांटम E के इक्विवेलेंट होता है। तो ये डालें, ये ऊपर जा रहा है 10⁻19, 1.6, इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, 1.6 को हटा सकते हैं यहाँ से, तो 1.6 को हटाएंगे तो आपके पास क्या चेंज होगा, 10, एक 10 यहाँ से लेंगे, 100 ओवर 16 × 10⁻18 बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने, सॉल्व करने के बाद आता है 6.25 × 10⁻18। मीन्स एक कंडक्टर में 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करना है तो वहां इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और आगे चलते हैं। आगे अपन पहले जैसे करंट पढ़ा है वैसे ही करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की जब नॉर्मल लैंग्वेज है वो समझते हैं। ये कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल है, करंट जो फ्लो होता है वायर इसी से पास होगा, जो वायर पास होंगे कॉपर के जो पास होंगे,
ये इसका आपके पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके परपेंडिकुलर, मींस करंट हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, आपके पास फ्लो होगा। पहली बात, होता क्या है वो अपने को समझ में आए, कंसेप्ट आगे तैयार करेंगे। तो किसी भी कंडक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट फ्लो होगा वो करंट डेंसिटी कहलाता है, क्योंकि एरिया सरफेस से निकल के जा रहा है वो, तो यहां डेंसिटी सरफेस के अकॉर्डिंग। तो करंट पासेज नॉर्मली टू द कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब किसी चालक के अभिलंबवत एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो आपके पास करंट फ्लो होगी वो आपके पास करंट डेंसिटी होगी, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट पास होगा वो करंट डेंसिटी। जनरली देख सकते हैं डेल्टा एस एरिया, अगर ये डेल्टा एस क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डेल्टा ई करंट पास हो रहा है, तो क्या होगा, J इक्वल्स टू डेल्टा ई ओवर डेल्टा एस, ये डेल्टा के फॉर्म में, तो ये एवरेज वैल्यू है। इंस्टेंट में डी आई ओवर डी एस लिख सकते हैं, लेकिन यहां समझना जरूरी है, आपने बोला इसके परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिखा सकते, इस तरीके से है ये करंट इस डायरेक्शन में, लेकिन मैंने बोला कि एरिया की जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी और एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि यहां एरिया और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, सिचुएशन बदल सकती है, सरफेस परपेंडिकुलर है करंट के, लेकिन एरिया डायरेक्शन में है करंट के। तो जनरल अपन बात करें, अगर आपके पास ये करंट फ्लो का डायरेक्शन है, एरिया इस डायरेक्शन में है, तो उसका करंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ये डेल्टा एस, करंट इनके बिटवीन एंगल थीटा, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट डेल्टा एस कॉस थीटा। तो करंट डेंसिटी होगी यूनिट एरिया से जो करंट पास होगी उसके इक्विवेलेंट, यानी कि ये करंट इतने एरिया से पास हो रहा है तो कितना हो गया करंट डेंसिटी, आई ओवर डेल्टा एस कॉस थीटा, क्योंकि यह कंसेप्ट भी क्लियरिटी चाहिए। तो यहां से आई क्या आया, जे इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। अब जे वेक्टर है, एरिया सरफेस एरिया वेक्टर, दो वेक्टर जो हैं उनका प्रोडक्ट, एक आपके पास स्केलर, तो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, इसलिए यहां कॉस थीटा, इसलिए आ रहा है इक्वल टू जे डॉट डेल्टा एस। मतलब करंट में और करंट डेंसिटी में रिलेशन देखें तो जे मतलब करंट डेंसिटी और सरफेस एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, उसका डॉट प्रोडक्ट करंट के इक्विवेलेंट होगा। अगर आई की आपके पास यूनिट की बात करें, जे का यूनिट की, करंट डेंसिटी के यूनिट की, तो आप निकाल सकते हैं यहां से जे इक्वल्स टू आई ओवर एस एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा ही यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा है आपके पास ये फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल, तो डायमेंशन क्या होगा, m0 नहीं है, मास, लेंथ नीचे 2 ऊपर जाएगा -2, टाइम 0, a करंट है 1, तो इसके डायमेंशन हो गया आपके पास m0 l -2 t0 a1। अब मेन जो आपके पास कंसेप्ट शुरू होता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे उनकी जो इर्रेगुलर मोशन ड्रिफ्ट मोशन में कन्वर्ट होती है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन वेग और उनकी गतिशीलता। देखते हैं क्या होता है। जनरली ये है आपके पास एक कंडक्टर है, इसको एक पावर सोर्स से, विद्युत स्रोत से जोड़ा है, लेकिन उससे पहले की बात करते हैं, जब कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इर्रेगुलर मोशन करते हैं, इर्रेगुलर मोशन अनियमित गति करते हैं, टेढ़े मेढ़े चलेंगे। टेढ़े मेढ़े चलेंगे तो क्या है, जो जालक संरचना है या जो लैटिस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है वो आपस में टकराएंगे। अब वो मोशन किस कारण से करते हैं, वो मोशन करते हैं किसी भी कंडक्टर की तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी के कारण, इंटरनल एनर्जी के कारण। जब वो मोशन में है तो इनके पास मतलब वेलोसिटीज है, उस वेलोसिटी को किसके कारण आई, थर्मल एनर्जी के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण, तो वो वेलोसिटी तापीय वेग कहलाते हैं, थर्मल वेलोसिटीज हैं। लेकिन वो दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो जालक के जो दूसरे एटम्स हैं, जो आयंस हैं, उनसे वो कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं। लैटिस स्ट्रक्चर में एटम से आयन से कोलाइड करेंगे तो टकराएंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में उनका जो थर्मल स्पीड है उनकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो तापीय वेग है उनका औसत वैल्यू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0 हो जाता है, इसलिए अपने को फील नहीं होती है। यानी कि अगर मान लेते हैं उसमें बहुत सारे थर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं, n दिखाए हैं,
तो सबका देख लेते हैं थर्मल वेलोसिटी, पहले का u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3 एंड un है। तो क्या बोला मैंने, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनकी मोबिलिटी के कारण क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उनके आयनों से, एटम से टक्कर के कारण, कॉलिजन के कारण एवरेज वेलोसिटी 0, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी 0 दिखाया। लेकिन अब बाद की बात, अभी तक इर्रेगुलर मोशन था, जैसे ही ये पोटेंशियल सोर्स जुड़ा, मान लो कंडक्टर, उसकी लेंथ L, V पोटेंशियल हमने जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मींस दो एंड बन गए, दो प्लेट्स बन गए, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। प्लस से माइनस डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज फ्लो कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, और बल का कंसेप्ट क्या है, F = QE। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो यहां से F = -e कैपिटल E। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इस क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा, और बल लगेगा तो इस क्षेत्र के विपरीत वो गति करेंगे, यानी कि उनकी अनियमित गति किसमें, नियमित गति में। माइनस से प्लस, माइनस टर्मिनल से, माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ वो मूव करेंगे, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे वो वेलोसिटी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। लेकिन उसका फॉर्मूला डेवलप करना है अपने को। तो यहां दिखाया हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल Vd, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फोर्स हमने दिखाया। अब यहां कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसकी आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं। यहां तक अपन ने चर्चा कर ली है, आगे चलते हैं। हमने देखा जैसे ही कंडक्टर के एंड्स जो है उसके बिटवीन एक पोटेंशियल सोर्स कनेक्ट किया है, एक विद्युत स्रोत जोड़ा है, तो फोर्स आ गया। इस फोर्स ने उनकी इर्रेगुलर मोशन, अनियमित गति को नियमित गति में बदल दिया। फोर्स है, अब फोर्स आया है तो फोर्स है तो वहाँ एक्सेलरेशन भी होगा। तो फोर्स के कंसेप्ट से एक्सेलरेशन F/m, F का वैल्यू -e कैपिटल E/m, तो ये एक्सेलरेशन। अब खुद सोचिए, एक्सेलरेशन जहाँ त्वरण आ गया वहाँ गति त्वरित हो गई, एक्सेलरेट हो गई, और जहाँ एक्सेलरेशन त्वरित हो गई, गति एक्सेलरेट हो गई, वहाँ वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। तो वेलोसिटी जो पहले थी उसमें कुछ एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। तो मीन्स हम ले लेते हैं कि पहला आया इलेक्ट्रॉन जो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर V1, दूसरे का V2, तीसरे का Vn, तो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो मान लेते हैं कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कुछ तो टाइम लगा होगा। तो फर्स्ट का एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, उससे वेलोसिटी हो गया u1 + at1। एक्सेलरेशन सबका सेम रहेगा क्योंकि सबका मास सेम है, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो एक्सेलरेशन त्वरण सबका सेम। तो इसी कंसेप्ट से सबके वेलोसिटी Vn = un + atn। तो ये स्पीड आपके पास अचीव की है, ये उसने तब ली है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, पोटेंशियल सोर्स से उसको कनेक्ट किया है। तो इनका जो आपके पास एवरेज होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सब के एवरेज के इक्वलेंट। अगले स्टेप में V1, V2 और Vn के वैल्यूज़ डालें। सब में से U वाले स्टेप अलग कर दिए एक साथ, u1 + u2 उसके साथ un, n इसके साथ रख दिया है, a बाकी सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया, t1 + t2 एंड प्लस ऑन tn/n। ये इक्वेशन फर्स्ट में है, इनके थर्मल स्पीड थे, उनका एवरेज है ये, और मैंने बोला था उनका एवरेज 0 होता है तो इसका वैल्यू 0। ये एक्सेलरेशन, और ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने जब मोशन एक्सेलरेट की उसमें जो टाइम लगा उनका एवरेज है, इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। सिंबल टॉक से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, औसत विश्रांति काल है, यानी कि इन सब को हमने रिप्लेस कर दिया है टॉक से। तो हमारे पास Vd आ गया a × टॉक, स्मॉल a का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से, स्मॉल e कैपिटल E/m × टॉक। टॉर्क का वैल्यू आपके पास किससे रिप्लेस किया, t1 + t2 एंड प्लस ऑन tn/n। तो ये आपके पास आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर इसका डाल सकते हैं हम 6। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब जब फ्री इलेक्ट्रॉन, मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ये फर्स्ट कॉलिजन किया, ये सेकंड कॉलिजन, तो ये दो सक्सेसिव, दो लगातार कॉलिजन्स हैं, इनमें जो एवरेज टाइम रखता है उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, औसत विश्रांति काल। ये टेम्परेचर पर डिपेंड, खुद सोचें, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टाइम डिक्रीज होगा। क्यों, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा एक्टिव होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी कोलिजन, उनकी टक्कर जल्दी होगी, टाइम कम लगेगा, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर इंक्रीज करने पर घट जाएगा, ठीक है। और मेटल्स जो है उसके लिए इसका टेम्परेचर आपके पास वैल्यू 10⁻⁴ सेकेंड, धातुओं के लिए 10⁻⁴ सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ से इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड
स्मॉल ई टॉर्क ओवर एम इंटू ई, इसको अलग कर रहे हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी को शो करता है, गतिशीलता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। तो इसको म्यू से, तो म्यू का वैल्यू लिख दिया है, यहाँ से म्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा वी डी ओवर ई, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उनका रेशो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को। तो यहाँ से इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, ये क्या है आपके पास मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, नीचे क्या है यहाँ से मीटर पर सेकंड और नीचे वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर, ये इसके साथ आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, या मीटर स्क्वायर इंटू वोल्ट इन इवर्स सेकेंड इन इवर्स। हम चाहें तो इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, डायमेंशंस निकालना आप सीख चुके हैं। फिर भी आप चाहें तो हम निकाल सकते हैं। देखते हैं आगे, इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू जैसा आप चाहें वैसा निकालें, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड L2। अभी नहीं चेंज करना चाहें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर स्क्वायर वोल्ट होता है W ओवर Q0 इंटू सेकेंड, दिस इज L2। Q चार्ज है ऊपर जाएगा, A1 T1 W M1 L2 T माइनस 2, दिस इज टाइम T1। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल, M ऊपर जाएगा -1, 2 से 2 कैंसिल, फिर भी चेक कर सकते हैं आप, L0 T ऊपर जाएगा 2 A1। तो ये इसका डायमेंशन M-1 L0 T+2 A+1। तो ये रिलेशन है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और मोबिलिटी का। हम और आगे जा सकते हैं और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रिलेशन और निकाल सकते हैं यहाँ से, जो पोटेंशियल है। आपने यहाँ V पोटेंशियल अप्लाई किया इस कंडक्टर पर, तो V और E में रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और V में। अभी आपने देखा VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला स्मॉल e टॉर्क ओवर m इंटू ई, इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। अब यहाँ से V वोल्टेज अप्लाई किया है, पोटेंशियल सोर्स जो है, विद्युत स्रोत जो उसकी वोल्ट था V, पोटेंशियल V, कंडक्टर का लेंथ L और इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हुआ। तो एक रिलेशन था V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से पोटेंशियल और V इक्वल्स टू होगा E इंटू एल। तो यहाँ से E का वैल्यू क्या आएगा V ओवर L, इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो VD कितना आएगा स्मॉल e टॉर्क V ओवर M इंटू एल। तो ये रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस पोटेंशियल पर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन। तो ये आज का टॉपिक, अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन सारे वीडियोस मिलें इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।